क्लास 10th मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम कक्षा 10वीं गणित क्लास 10th मैथ्स हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए स्पेशल क्लास मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। और उस क्लास में मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब चैप्टर नंबर 8। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, आपने मेरे ख्याल से त्रिकोणमिति अगर 10th क्लास में पढ़ रहे होगे तो फर्स्ट टाइम सुना होगा त्रिकोणमिति, और वो भी परिचय, नाम से ही बड़ा स्पष्ट है, परिचय। ठीक है ना। अब इसके बाद में जैसी जैसी हमारी क्लासेस बढ़ते जाएगी, जैसे 11th क्लास 12th क्लास, तो इसमें त्रिकोणमिति के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। और पढ़ोगे तब जब 10th क्लास का त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसी को देखते हुए हम ये मानते हुए कि आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता तो भी आप स्टार्ट कर दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा और यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जब स्टार्ट करेंगे सारी बातें समझ में आएगी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। यदि आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हर चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल, बेसिक लेवल से पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये त्रिकोणमिति जो वर्ड आया हुआ है, ये कहाँ से आया? त्रिकोणमिति तो ये लिया गया ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री, इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया? तो ट्रिग्नोमेट्री आया है ये ग्रीक वर्ड से। कहाँ से? ग्रीक का एक शब्द है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक में 3 वर्ड मिला के एक ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। कैसा? एक तो वर्ड है ट्राई, एक क्या है? ट्राई। और दूसरा ग्रीक वर्ड है गॉन, और तीसरा है मेट्रॉन। तीसरा क्या है? मेट्रॉन। मेट्रॉन। ये 3 ग्रीक वर्ड से जोड़ के ट्रिग्नोमेट्री बना है, और उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो त्रिकोणमिति बना हुआ है। चूंकि हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और ये पहला चैप्टर है, इसलिए परिचय यहाँ पर है, बिल्कुल परिचय ही तो हो रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। तो ट्राई का मतलब हो गया 3, ट्राई का मतलब हो गया 3, गॉन का मतलब हो गया साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। देखिए ये एक्चुअल आया कहाँ से, इस बात को हम यहाँ पर समझ रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश से आया, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया। अब 3 का मतलब आप सभी लोग समझ गए कि 3 का मतलब हो गया 3, 3 का मतलब हो गया 3, और साइड का मतलब हो गया भुजा, साइड्स का मतलब हो गया भुजाएं, और मेजर का मतलब हो गया माप। इसको देख के क्या लग रहा? ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाओं के माप की बात की जाती है उसको क्या कहा जाएगा? त्रिकोणमिति कहा जाएगा। 3 भुजाओं की माप। अच्छा, जैसे मैंने आपसे बोला कि 3 भुजाओं की माप की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? आप मुझे एक ज्यामितीय आकृति बताइए जिसमें 3 भुजाएं होती है, तो आपके दिमाग में तुरंत नाम ये कहा जाता है, और वो क्या है? त्रिभुज। आप सोच रहे होंगे या जिसको ट्रायंगल बोला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि त्रिभुज के लिए हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिभुज तो हम 6वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, 9th 10th में भी त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के कारण त्रिकोणमिति चैप्टर क्यों पढ़ने का मौका मिल रहा, क्यों पढ़ाया जा रहा? तो इसका एक रहस्य है, उस रहस्य के बारे में अभी हम बात करेंगे। आप थोड़ा सा इन नामों पर विचार कीजिए। हिंदी में नाम है त्रिभुज, यानी कि 3 भुजाओं वाली आकृति, और इंग्लिश में नाम है ट्राइएंगल, यानी कि 3 एंगल, 3 कोण। एंगल का मतलब कोण होता है इंग्लिश में, 3 कोणों वाली आकृति। यहां बोल रहे हैं कि हिंदी में 3 भुजाओं वाली आकृति, इसी का इंग्लिश है 3 कोनों वाली आकृति। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी तो ऐसे
त्रिकोणमिति, हम बोल रहे हैं कि 3 कोनों की माप, और यहां पर बोल रहे हैं कि 3 भुजाओं की माप। तो इंग्लिश में अलग ट्रांसलेशन है, हिंदी का मतलब अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग अगर देखा जाए तो दोनों की मीनिंग एक है। मैं एक्चुअल इसका नाम त्रिभुजमिति भी बोल सकते हैं हम, त्रिभुजमिति भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन नाम त्रिकोणमिति रखा तो उसी को हम आगे कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम, उससे कोई फर्क नहीं है। अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इस बारे में हम यहां पर डिस्कशन करते हैं। दुनिया में त्रिभुज बहुत ज्यादा बनते हैं, और सबसे ज्यादा त्रिभुज बनते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में एक भवन है, और काफी ऊंचा भवन है, मेरे पास में नहीं है, मतलब मान लिया जाए कि एक भवन के बारे में बहुत सुना, एक बहुत बड़ा टावर है, बहुत सुना है इसका नाम, जो भी टावर है, और हमारी इच्छा हुई कि इस टावर को देखने चला जाए, कैसा टावर है ये। हमने क्या किया, हमारी इच्छा जागृत हुई और हमने क्या किया, ये जमीन है, ये क्या है, धरातल है। देखिए यहां से ये है धरातल, धरातल पर ये टावर बना हुआ है। तो हम इस टावर को एकदम चिपक के देखेंगे क्या, नहीं, यहां से कहीं ना कहीं से टावर को देखेंगे। मान लिया जाए कि हमारे मम्मी पापा हम टावर को देखने गए और इस टावर को यहां से देख रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि आपके मन में एक बात आती है कि ये टावर कितना ऊंचा होगा, और अगर आप 10th क्लास पढ़े हैं और आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि पापा मैं यहीं से खड़े खड़े इस टावर की ऊंचाई बता सकता हूं, तो पापा क्या सोचेंगे, कैसे बता देगा, क्या ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यहां से रस्सी लटकाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में जहां जितनी लंबी रस्सी लगी उसको मापना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये बच्चा बोलता है कि पापा मैं तो क्या है, ये यहां से जो दृष्टि रेखा है, मैं जो टावर को यहां से देख रहा हूं, इस टावर की ये वाली लंबाई को भी बता सकता हूं, तो पापा बोलेंगे अरे ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये बच्चा पागल हो गया, कैसे पॉसिबल है। और यदि हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो बिल्कुल संभव है। अगर हमें त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आती है तो आपको अगला अध्याय भी मिलने वाला है जिसमें आपको यही काम करना है। तो मुझे एक बात बताइए कि इस बच्चे ने यहीं पर बैठे बैठे या खड़े खड़े ऐसा कैसे बोल दिया कि मैं इसकी ऊंचाई भी बता सकता हूं और ये वाली जो दृष्टि रेखा है ये भी बता सकता हूं। ये बच्चे ने बोला कि मैं ये जो है ना, ये यहाँ वाला कोण, इस टावर के साथ में यहाँ पर जो ये कोण बन रहा ना, ये कोण भी बता सकता हूं कितने अंश का कोण है। मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही क्या? हाँ, समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये वाला कोण 90 अंश का है क्या? हाँ है, 90 अंश का कोण। मुझे एक बात बताइए कि जब समकोण त्रिभुज बन गया, एक काल्पनिक बना, यहीं से त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है। फिर इसका हम इतिहास भी देखेंगे कि कैसे, कहां से इसकी शुरुआत हुई है। सारी बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये, ठीक है। बड़े चुटकियों में निपटाओगे आप इस चैप्टर को, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाना। मान लिया जाए कि मेरे पास यहां पर जो मीनार है ना, इस मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी है, मतलब ए वाली जो ऊंचाई है क्या है? ए बी है। और ये सी बिंदु पर खड़े हैं तीनों, इस बच्चे के मम्मी पापा और बच्चा, ये कहां पर खड़े हैं? सी बिंदु पर खड़े हैं और यहां से मीनार को देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि इस मीनार से के पाद से, पाद मतलब नीचे, ये यहां से, ये जहां पर खड़े, क्या ये वाली दूरी ये बच्चा माप सकता है क्या? हाँ माप सकता है, ये तो जमीन के ऊपर है ना, तो इस दूरी को बच्चा माप सकता है। तो बच्चे को ये पता चल गया कि मान लिया जाए ये 10 मीटर या मान लिया जाए 50 मीटर दूरी पर खड़े हैं ये, तो ये कितना है? 50 मीटर है। बच्चे को ये भी मालूम है कि ये 90 अंश का कोण है। हाँ बिल्कुल मालूम है। इस पूरे त्रिभुज में कितनी चीजें हैं जो नहीं मालूम, ये तो पता कर सकता है। ये 90 अंश का कोण भी पता कर सकता है।
कुल मिला के इसमें 3 कोण है भाई, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो 3 कोण तो रह गए और 3 भुजाएं हैं। हाँ बिल्कुल है, 3 कोण है और 3 भुजाएं हैं, जिसमें से एक कोण तो 90 अंश का है ना। अगर मान लिया जाए, हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता है? होता है 180 अंश। हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं यहां पर, और बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूं। इन बातों को आपको समझते हुए चलना है, और आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति कितना आसान है, जिसको कई सारे बच्चे इतना टफ मानते हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। नहीं मालूम तो याद कर लेना, अभी मैंने बता दिया। एक कोण तो हो गया 90 अंश का, चलो ठीक है, ये 90 अंश का कोण हो गया। इसको अगर घटा दिया जाए तो आपके पास में बच गया 90 अंश। अब ये बताइए कि इस कोण और इस कोण का योगफल कितना होगा? तीनों का योगफल 180 अंश, ये 90 अंश, तो इसका और इसका योगफल कितना होगा? तो 90 अंश होगा। अगर मुझे ये वाला कोण पता चल जाए किसी तरीके से, अभी मैं बताऊंगा कैसे पता चलने वाला ये वाला कोण। ये वाला कोण अगर पता चल जाए तो क्या इस कोण को पता किया जा सकता है? बिल्कुल आसानी से पता किया जा सकता है। कैसे? अगर ये कोण 45 अंश का है तो इसमें से 45 घटा देता हूं तो 45 बचेगा, तो ये वाला भी कोण 45 अंश का। अगर मान लिया जाए कि ये वाला कोण 60 अंश का है तो 30 अंश का बचा। इसका मतलब ये वाला कोण कितने अंश का हुआ? 30 अंश का। देखो वो ऊपर वाला, वो वाला कोण यही से बैठे बैठे बता सकते। आपके मन में एक प्रश्न बिल्कुल ये आ रहा होगा कि ये तो बात सारी है कि ये वाला कोण पता चल रहा हमें, अगर ये कोण पता चल जाए, लेकिन ये कोण पता करेंगे कैसे? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलो अभी थोड़ी देर के लिए पता कर भी लिया, मैं अभी बताऊंगा कैसे। मान लिया जाए कि ये कोण कितने 30 अंश का है, तो ये कोण अगर पता चल गया तो आप इस कोण को पता कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरे त्रिभुज में कितने कोण है? 3 कोण है, जिसमें से आप इस कोण को भी पता कर लिया। इस कोण को अगर पता करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मतलब प्रॉब्लम कहां पर है? केवल एक कोण पता चल जाना चाहिए तो तीनों कोण पता चल जाएंगे। मतलब हमें 3 कोणों की समस्या नहीं है, केवल एक कोण की समस्या है, और 3 भुजाओं की जरूरत है। किसकी? 3 भुजाओं की। कितने हो गए ये दोनों मिला के? 4। कितने हो गए? 4। 3 भुजाएं और एक कोण, 4 चीजें हो गई। 4 में से अगर आपको कोई भी 2 चीजें पता चल जाए तो बाकी की 2 चीजें पता कर सकते हैं आप। कहने का मतलब, अगर एक कोण ए वाला पता चल जाए और ए वाली दूरी पता चल जाए तो आप इस दूरी को भी पता कर सकते, इस कोण को भी पता कर सकते और ये ऊंचाई को भी पता कर सकते। इसका मतलब बच्चा सही बोल रहा था, बच्चा सही बोल रहा था कि मैं इसकी ऊंचाई यहीं पर खड़े खड़े बता सकता हूं। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि ये बताएगा कैसे, इस कोण को कैसे बताएगा? तो बड़ा आसान सा काम है, और इस बात को आप भी बता सकते हो। और मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और इस कोण को पता करने का, और ये आप भी बना सकते हो। आपने देखा होगा कि कंपास बॉक्स में आपके पास में डी होता है, डी चांदा होता है, जिससे कोण की माप की जाती है। और नहीं भी आप उसको खराब करना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, एक वृत्त बनाइए, एक कोई भी कार्डबोर्ड ले लीजिए और क्या करिए, एक वृत्त बनाइए, और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है, और इसका व्यास खींच दीजिए आप। ये व्यास खींच दिया, और व्यास के पास से इसको आप काट दो, आधा कर दो। कर दिया आधा, कर दिया ना आधा? ये ऐसे ही दिख रहा है ना आपको, आधे वृत्त के जैसा। एक वृत्त से बनाएंगे तो 2 बनेंगे, 2 दोस्तों लोग मिलके बनाना, तो एक उसके लिए बन जाएगा, एक आपके लिए बन जाएगा। अब ये बन गया। अब क्या करिए, यहां पर एक पाइप लगा दीजिए। अब आप बोलेंगे पाइप कहां से मिलेगा? तो कोई भी पाइप लगा दो। हमारा उद्देश्य है कि इस पाइप में से आर पार देख पाओ आप, आर पार दिखना चाहिए आपको, बस ये उद्देश्य है। अभी हम बताएंगे कि ये कोण को कैसे ज्ञात किया जाता है।
आर पार दिख जाए। मुझे क्या है, यहाँ से बिल्डिंग की ऊंचाई को देखना है, बिल्डिंग के सिरे को देखना है, ऐसा आर पार दिखना चाहिए। इसको चिपका दो इसके ऊपर। अरे जूस वगैरह के पाइप होते हैं ना, उसको चिपका दो। या तो जो पेन है, खराब पेन है, खराब पेन को इधर से भी काट दो, इधर से भी काट दो और इसको चिपका दो। इसमें से देखना ही तो है हमें। एक छेद बिल्कुल यहाँ पर बीच में करिए, जहाँ पर इसका केंद्र था ना, इस वृत्त का जहाँ पर केंद्र था, यहाँ पर एक छेद कर दीजिए और छेद करके ऐसा एक धागे को बांध दीजिए। बांध सकते हैं? हाँ बिल्कुल बांध सकते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ से एक ऐसा लंब डालना है। ये हो गया शून्य अंश और यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हो गया 90। और ऐसी लाइनें खींच दीजिए आप, बराबर बराबर की, ऐसी बराबरी की लाइनें खींच दीजिए। 0, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा 90 तक। और ये क्या हो जाएगा, 100। कहने का मतलब ये बन गया आपका चांदा। और आसान काम है, जो चांदा रहता कंपास बॉक्स का, उसी के ऊपर पाइप को चिपका दीजिए और उसको में छेद करके ऐसी रस्सी बांध दीजिए। और एक वजन के लिए कुछ भी बांध देना। मैंने ये पेन का ढक्कन ही बांध दिया बस। अगर मैं, अब ध्यान देना, इधर मैंने भी बनाया है ये कार्टून से, मैंने भी कोई चांदा नहीं लिया है। अब मैं जब इसको, इस पाइप को जमीन के धरातल में रखता हूं, देखिए बिल्कुल धरातल के समतल, जमीन है ना, जमीन के समांतर है ना, ऐसा रखता हूं तो ये वाली जो रस्सी है वो कहां पर लटक रही है, 90 अंश पर लटक रही है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और इधर से भी देखेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 पर ही तो लटक रही है, ऐसा अगर रहेगा तो। हाँ ठीक है, मतलब अगर मैं इसके समांतर रखता हूँ, इस धरातल के समांतर रखता हूँ तो कहाँ पर लटक रही है, 90 पर लटक रही है। हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से देख रहा हूँ मैं, ऐसा है ना, ये मैं यहाँ पर हूँ, ये बच्चा जहाँ पर है ना वहाँ पर हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको ऐसा 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 ऐसा, और इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, बिल्डिंग की चोटी को देख रहा हूँ। जब बिल्डिंग के चोटी को देखूंगा और जैसे बिल्डिंग की चोटी मुझे दिखी इस पाइप के अंदर से, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा पकड़ लूंगा पक्का टाइट। इस पाइप में से जैसे बिल्डिंग की चोटी दिखी ऐसा पकड़ लूंगा। और जैसे ही ऐसा पकड़ूंगा तो पहले ये धागा यहां पर था, 10, 20, 30, 40, 45, कितने अंश का कोण हो गया, ये 45 अंश का कोण हो गया। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये 45 अंश का कोण है। मुझे इस त्रिभुज में दो चीजें मालूम होना चाहिए। तो एक ये पता चल गया, अब ये वाला कोण पता चल गया। तो ये 45 का तो ये भी 45 का, क्योंकि दोनों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। अब ये दो चीजें पता चल गई तो अब मैं इसको भी पता कर सकता हूं, इसको भी पता कर सकता हूं। और ये तो ऑलरेडी पता है ही, दो चीजें पता है तो बाकी की दो चीजें पता कर सकता हूं। ये तो पता चल ही गया, सारी चीजें पता चल गई। यहीं पर बैठे बैठे मैंने इसकी ऊंचाई बता दी। अब आप बोलोगे कि सर हमें भी ऊंचाई बता दो, कैसे कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति हमें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा। और जो बच्चा बोल रहा था कि इसकी ऊंचाई भी बता सकता हूँ, ये लंबाई भी बता सकता हूँ, ऐसे आप भी बता सकते हो। तो काम की चीज है कि नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में काम की चीज है कि नहीं है, बिल्कुल है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाली चीज़ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। और जब हम जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप भी खुद इसकी ऊंचाई वगैरह सब बता सकते हो। ऐसे ही ये इतने सारे डायग्राम इसलिए बनाया है कि आपको मैं यकीन दिला दूं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, हर जगह समकोण त्रिभुज होता है। देखिए भाई, ये खंबा है और ये धरातल है और आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है। अगर ये पेड़ है तो पेड़ में भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ से आप इस पेड़ को देख रहे हैं तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये कुतुब मीनार है, इसमें भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा, कहीं पर भी बन जाएगा समकोण त्रिभुज, जैसा यहाँ पर बना था। तो समकोण त्रिभुज का दुनिया में यानी कि हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो जो त्रिकोणमिति की वास्तव में जो शुरुआत हुई थी, अब उस शुरुआत पर चलते हम और इसके इतिहास की बात करते।
तो इसका जो श्रेय जाता है वो भारत को जाता है। और भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, आर्यभट्ट। जब भी त्रिकोणमिति की बात की जाती है तो आर्यभट्ट का नाम सबसे आगे आता है। और भी आप देखेंगे कि एडमंड गुंटर और जोनास मुरे थे, इनका भी कुछ योगदान है। कुछ योगदान शुरुआत तो इन्होंने की थी, और क्या योगदान है इनका वो भी आप अभी इतिहास में हम इस बात को समझेंगे। आर्यभट्ट जी जो गणितज्ञ और खगोलविद भी थे, उस समय में इन्हें, खगोलविद को ये आवश्यकता पड़ती थी कि पृथ्वी से तारों की दूरी या ग्रहों की दूरी या एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी या कितनी है, कितने अंश का कोण बना रहा। तो यहाँ पर उन्होंने त्रिकोणमिति का सहारा लिया था। और इनका जो ग्रंथ है आर्यभट्टयम, तो उसमें इसका जिक्र भी देखने को मिलता है। तो उससे यह प्रमाण मिलते हैं कि जो त्रिकोणमिति की शुरुआत हुई थी वो आर्यभट्ट के ही द्वारा हुई थी। जिस प्रकार से हमने अभी यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर कोण निकालना सीखा, उस प्रकार से ऊपर से नीचे भी कोण निकालना इसी के द्वारा निकाला जा सकता है। ये बातें हम थोड़ा बाद में समझेंगे, अगले चैप्टर में समझेंगे और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो अगले चैप्टर में इस उपकरण की फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या दिया, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, यहीं से त्रिकोणमिति अब स्टार्ट होता है। आर्यभट्ट जी ने बोला कि दुनिया में जो समकोण त्रिभुज है वो सबसे ज़्यादा बनता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रहती है। और आर्यभट्ट जी ने ये देखा कि इस समकोण त्रिभुज में ये कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। अगर इन दोनों कोणों में से एक कोण की माप अगर हमें पता चल जाए तो हम इस त्रिभुज के दूसरे कोण के भी माप को ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण पता चल जाए तो इस कोण को हम बता सकते हैं, और ये कोण पता चल जाए तो ये कोण बता सकते हैं। तो इस कोण को उन्होंने क्या किया, कुछ मान लिया गया कि मान लिया जाए ये कोण क्या है, थीटा अंश है। और आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये जो कोण है, एक कोण की समस्या है, अगर एक कोण अगर हमें पता चल जाएगा तो बाकी के सारे कोणों को हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। और भुजाएं कितनी है, 3 है। भुजाएं कितनी है, 3 है, 3 भुजाएं हैं। तो एक कोण और 3 भुजाएं, तो ये क्या हो गया, 4 चीजें हो गई जो हमें अज्ञात है। ऐसा आर्यभट्ट जी ने यहाँ पर लॉजिक लगाया। अब इन अज्ञात राशियों के बीच में, यानी कि ये जो 3 भुजाएं हैं ना, इन 3 भुजाओं के में कुछ एक अनुपात, निश्चित अनुपात होता है। और वो अनुपात क्या है, वो जो निश्चित अनुपात है वो अनुपात क्या है, इसके बारे में आर्यभट्ट जी ने त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए। लेकिन उन्होंने बोला कि एक कोण भी तो है, तो इस कोण के सापेक्ष इन भुजाओं के क्या अनुपात होते हैं, और जो अनुपात हो गए उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा। लेकिन एक लॉजिक उन्होंने यहाँ पर बनाया कि जैसे मान लिया जाए कि ये क्या, एक परिवार है और एक कोण और 3 भुजाएं एक परिवार के सदस्य है, ऐसा उन्होंने एक लॉजिक लगाया। मान लिया जाए कि एक परिवार में एक पिताजी रहते हैं, कौन रहते हैं, पिताजी रहते हैं, और माताजी रहती है, और उनका एक पुत्र रहता है। भाई यहाँ पर 3 भुजाएं है ना, तो 3 भुजाओं का एक परिवार है, तो इनके तीनों के बीच में क्या संबंध स्थापित हो सकते हैं, जितने संबंध स्थापित हो सकते हैं उतनी भुजाओं के बीच में भी संबंध स्थापित, क्योंकि ये भी 3, ये भी 3। तो ये बताइए कि इसका ये कौन है, पुत्र है, और इसका ये कौन है, पिता है। तो यहां पर 2 संबंध स्थापित हुए, 2 रिश्ते स्थापित हुए। पुत्र की ये कौन, माता है, इधर से इधर एक रिश्ता हो गया, और सेम माता का ये कौन है, पुत्र है। इनकी ये कौन है, पत्नी है, और इनके ये कौन है, पति है। तो मुझे एक बात बताइए कि 3 लोगों का जब परिवार है, इसमें कितने संबंध है, तो 2, 4, 6 संबंध है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो हमारे पास में 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं के बीच में क्या क्या संबंध हो गए, तो 6 संबंध हो गए।
और जिस प्रकार से यहाँ पर ये पिता, ये पुत्र, ये माता, ये पुत्र और ये पत्नी और पति, ऐसे संबंध है, तो इन संबंधों के भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो नाम क्या रखे जाए? तो आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले इसके नाम रखे। पहला नाम दिया अर्धज्या। क्या नाम दिया? अर्धज्या या अर्धजीवा नाम दिया, अर्धजीवा। फिर धीरे धीरे इसका नाम अर्धज्या नाम रखा गया। समय के चलते नाम में कुछ परिवर्तन हुआ। फिर ये अर्धक को भी हटा दिया और इसका नाम क्या रख दिया? ज्या रखा। तो सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने पहले संबंध का नाम रखा ज्या और दूसरे संबंध का नाम रखा कोज्या। क्या नाम रखा? कोज्या। तीसरे संबंध का नाम रखा स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। और ये संबंध क्या है? तो जैसे ये माता, पिता, पुत्र, ये वाले जो संबंध है ना, ऐसे इन भुजाओं के बीच में इस भुजा का इस भुजा से संबंध, देखिए ना, यहाँ पर इसका इससे एक संबंध होगा, इसका इससे एक संबंध होगा, इसका इससे संबंध होगा, इसका इससे संबंध होगा, इसका इससे संबंध होगा, इसका इससे संबंध। तो इन संबंधों के नाम क्या रखे जाए? तो ऐसे नाम रखे आर्यभट्ट जी ने। स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या। व्यूकोज्या, व्यूकोज्या और व्यूजा। नाम को आप जरा गौर से देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहां पर जा लिखा और यहां पर व्यूजा लिखा है। इसका मतलब ये और ये क्या है? विपरीत है। विपरीत मतलब यहां से इसका संबंध है तो ये इधर से इधर भी संबंध है, तो ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत संबंध है। सेम इसी प्रकार से कोज्या, भाई आपके पास में एक संबंध तो इधर से इधर हो गया, एक इधर से इधर हो गया, एक इधर से इधर हो गया, तो इसका विपरीत। तो आप यहां पर देखेंगे कोज्या लिखा है तो यहां पर क्या लिखा है? व्यू कोज्या लिखा है। स्पर्शज्या लिखा है तो यहां पर कोटि स्पर्शज्या लिखा है। तो ये जो संबंध है एक दूसरे के विपरीत संबंध है। जैसे इधर से इधर है तो इधर से इधर, इधर से इधर है तो इसका विपरीत इधर से इधर। धीरे धीरे इसको ट्रांसलेट किया गया, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया और ट्रांसलेट करने के बाद में इसका नाम रखा गया साइन, इसका नाम रखा गया कोसाइन। क्या नाम रखा गया? कोसाइन। कोज्या को क्या बोल दिया? कोसाइन बोल दिया। इसका नाम दे दिया टेंजेंट, टेंजेंट। इसका नाम दे दिया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। इसका नाम दे दिया सेकेंड और इसका नाम दे दिया कोसेकेंड, 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 सेकेंड। इस प्रकार से नाम दिया। अब जो एडमंड गुंटर और जोनस मुरे थे, एडमंड गुंटर ने इसका नाम साइन दिया, SIN। जोनस मुरे ने इसका नाम दिया कास। कहने का मतलब ये बड़े बड़े नाम थे तो इनने क्या किया? इन नामों को छोटा किया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन स्टार्ट किसने किया? आर्यभट्ट जी ने किया। तो पूरा योगदान, जो मेन योगदान है इसमें, वो किसका है? आर्यभट्ट जी का योगदान है। ठीक है। अब देखिए मैं इसको कर देता हूँ इस साइड और हमें जगह की यहाँ पर आवश्यकता है, और आर्यभट्ट जी को भी मैं कर देता हूँ इस साइड। ठीक है, आर्यभट्ट जी को इधर कर देता हूँ मैं अभी। अब ध्यान देना, इधर जो टेंजेंट है उसका नाम रख दिया टेन। मतलब ये 3 कैरेक्टर में, तो ये 3 कैरेक्टर थोड़े से नाम छोटे कर दिए जाए तो आसानी होगी हमेशा लिखने में। तो काट कर दिया, इसका नाम सेक कर दिया और इसका नाम कोसेक कर दिया। क्या नाम कर दिया? कोसेक। सबके 3-3 कैरेक्टर है तो इसका भी 3 कैरेक्टर में लिखा जाता है CSC। आप कोसेक भी लिख सकते हैं या CSC भी लिख सकते हैं।
लेकिन आपके मन में अभी भी एक भ्रांति होगी, अभी भी एक कन्फ्यूजन होगा कि सर ठीक है, यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं के बीच में तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे संबंध तो बन गए। लेकिन इस थीटा का, इस कोण का क्या होगा? तो हमें जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, यहां पर आर्यभट्ट जी ने बोला, क्या बोला कि भाई ये जो न्यून कोण है, किस कोण के सापेक्ष ये सारी बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, ये न्यून कोण है तो न्यून कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर इस न्यून कोण को दिखाना जरूरी है, थीटा 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 थीटा। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि न्यून कोण का क्या मामला है। आर्यभट्ट जी ने बोला कि अगर हम इस के लिए अगर हल करेंगे या इस कोण के सापेक्ष अगर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी? सम्मुख भुजा होगी। क्या होगी? सम्मुख भुजा। कहने का मतलब इस त्रिभुज का जो हीरो रहेगा, जो मुखिया रहेगा, वो कौन रहेगा? या तो ये कोण रहेगा या तो ये कोण रहेगा। अगर इसके सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी? सम्मुख भुजा। अरे ये मुखिया के सामने की भुजा सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा मतलब, सम्मुख मतलब मेरे सामने की भुजा, सामने की भुजा सम्मुख भुजा। और ये त्रिभुज क्या हो रहा कि ये 90 अंश और थीटा है, तो इसके ऊपर आश्रित है ना। अरे इस भुजा के ऊपर एक त्रिभुज आश्रित है ना, इसलिए इसका नाम रखा आर्यभट्ट जी ने कि आसन्न भुजा। क्या नाम रखा? आसन्न भुजा। और ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसका नाम रखा कर्ण। क्या नाम रखा? कर्ण। और समय के चलते इनके जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा का नाम लंब कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लंब कर दिया गया। सम्मुख भुजा लिखने में थोड़ा सा बड़ा नाम लगता है, तो सम्मुख भुजा को ही लंब कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। और इसी प्रकार से जो आधार है, आसन्न भुजा है, इसका नाम आधार रख दिया गया, आधार। और इसको बोला जाता है इंग्लिश में बेस। क्या बोला जाता है? बेस। और जो सबसे बड़ी भुजा है उसका नाम कर्ण ही है ना, उसका दूसरा कोई नाम नहीं है। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। ये नाम है। तो आर्यभट्ट जी ने ये जो संबंध दिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए, तो सबसे पहला संबंध किसके बीच स्थापित किया? सबसे पहला संबंध स्थापित किया सम्मुख भुजा यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या नाम दिया? लंब बटे कर्ण। कहने का मतलब आर्यभट्ट जी ने बोला कि जो लंब बटे कर्ण रहेगा उसको हम साइन थीटा बोलेंगे। जो आधार बटे कर्ण रहेगा, आधार बटे कर्ण रहेगा, उसको हम बोलेंगे कास थीटा। अब आप सोचेंगे कि आर्यभट्ट जी ने लंब बटे कर्ण को ही साइन थीटा क्यों नाम दिया? ये तो जस्ट नाम है ना, उनने जो नाम दे दिया वो हम पढ़ रहे हैं और उसी के अनुसार अब आगे की बात करेंगे। टेन थीटा का नाम दिया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब आप देखिए, जो साइन थीटा है वो किसका उल्टा है? ये व्यूजा यानी कि कोसेक का उल्टा है। तो जब इसको पलटा देंगे तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा कर्ण बटे लंब। जब कास थीटा को पलटा देंगे तो क्या बन जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या बन जाएगा? कर्ण बटे आधार। अब टेन थीटा, फिर से जब टेन थीटा को फिर से जब हम कास थीटा को पलटा देंगे तो देखिए कास थीटा किसका उल्टा है? सेक का उल्टा है। तो जब इसको पलटा देंगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का उल्टा कौन है? ये है कॉट। तो इसको पलटा देंगे तो बन जाएगा आधार बटे लंब। आपको क्या याद रखना है? ये तो नाम याद रखना ही है, ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं।
साइन थीटा का पूरा नाम क्या है? साइन, SIN। कास थीटा का नाम क्या है? कास, कोसाइन। टेन थीटा का नाम क्या है? टेंजेंट। कॉट किसका सारांश रूप है? कोटेंजेंट का। सेक किसका सारांश रूप है? सेकेंड का। कोसेक किसका सारांश रूप है? कोसेकेंड का। तो ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर नोट करना है। और मैं अब इसके बाद, ये केवल नाम आपको याद होना चाहिए बस, इसके बाद हम सारे के सारे नाम इसी प्रकार से रखेंगे, ये सारे नाम। और आपको ये वाली बातें बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको आधी नींद में भी अगर जगाया जाए और आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ साइन थीटा का मान कितना होता, तो आपने बोलना चाहिए कि लंब बटे कर्ण है, कास थीटा का मान आधार बटे कर्ण है, टेन थीटा का मान लंब बटे आधार है, कॉट थीटा का मान टेन को पलटा देंगे तो ये आ जाएगा, और सेक थीटा का मान कास को पलटा देंगे तो ये आ जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक का मान तो साइन को पलटा देंगे तो ये आ जाएगा, साइन को पलटाएंगे तो ये आ जाएगा, कास को पलटाएंगे तो ये आ जाएगा, और ये मतलब ये सारी की सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। और याद रखना भी बड़ा आसान काम है। सबसे पहला काम आपको यही याद रखना है, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, क्रम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप क्रम याद रखते तो देखना आप चुटकियों में इस चैप्टर को निपटा दोगे। अभी तक जितनी भी बात पढ़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ऐसा 50 बार बोलना है। साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और इसी क्रम में आपको याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, कास थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है, ऐसा भी याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि ये वाले फार्मूले कैसे याद रहेंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये। तो आपने ये क्रम याद कर लिया, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब याद रखने का तरीका आपके पास बड़ा आसान है, लंब बटे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। केवल ये याद रखेंगे लाल बटे कक्का तो आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि बड़ी अजीब सी बात करते हैं सर आप, इससे कैसे सारे फार्मूले याद हो जाएंगे लाल बटे कक्का से? तो आप देखिए कैसे हम बना सकते हैं यहाँ पर फार्मूले। तो यहाँ पर बड़ा आसान हम क्या करेंगे, ऐसे पार्टीशन कर देंगे। मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, एक लाइन ये खींच दी है ना, और इसी प्रकार से एक लाइन यहाँ पर बना दी, एक लाइन यहाँ पर बना दी, और ये ऐसा कर दिया। मतलब मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए ऐसे। यहाँ पर लिख देता हूँ लाल बटे कक्का। अच्छा, आपको इसका आर्डर मालूम है ना, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, आर्डर मालूम है? हाँ, तो यहां से लिखना चालू कर दो, साइन, कास थीटा, टेन थीटा, देखो ऐसा चलना है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें कौन सी विद्या है भाई, ये तो ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। लाल बटे कक्का, यहाँ साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब बन गए ये सारे फार्मूले। देखना साइन थीटा, इसको चेक करना, मैं इधर देख भी नहीं रहा हूं, आप देखना इधर। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। बन गए ना सारे फार्मूले? हाँ, आप बोलेंगे कि बन गए, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ये वाले फार्मूले ऐसे याद नहीं रखना है। तो कैसे याद रखना है? बड़ा आसान सा काम है। आपको मालूम है कि साइन थीटा देखिए, आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो त्रिभुज है हमारे पास में, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज आपको दिखना चाहिए।
देखिए मैंने कैसे याद रखे थे, मैं भी 10th क्लास में था तो मैंने भी पहले लाल बटे कक्का से याद रखे थे। मेरे सर थे, उन्होंने बताया था कि बेटा लाल बटे कक्का से याद रखेंगे तो बड़े आसानी से याद होते हैं। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने गया तो हर बार मुझे लाल बटे कक्का लिखना पड़ता था, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था, टाइम बर्बाद हो रहा था। 10th क्लास में वैसे ही टाइम की कमी आ जाती है। तो मैंने ये देखा कि भाई ये 90 अंश का कोण है और ये क्या है, थीटा है। और मैंने ये क्रम को याद कर लिया, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, अच्छे से क्रम को अच्छे से याद कर लिया था मैंने। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, और आप भी याद कर लीजिए साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक। मैंने देखा कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा जो होती है वो आधार होती है, और ये क्या होती है, कर्ण होती है। त्रिकोणमिति का चाहे कोई भी क्वेश्चन कर लो आप, इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए ही तो पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए मैंने बोला कि साइन कास टेन काट सेक कोसेक याद था मुझे। मैंने बोला कि पहला साइन का उल्टा कोण कोसेक, पहले इधर से इधर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ऐसा याद रखा। सबसे पहले कौन, साइन, साइन का लंब बटे कर्ण, तो उसका उल्टा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। दूसरा इधर बड़ी भुजा की ओर जाना है आपको, पहले इधर से इधर जाना है तो साइन और कोसेक इधर, कास थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कास थीटा सेक थीटा, टेन थीटा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा कर्ण बटे आधार बटे लंब। बस हो गया। पहले इधर से इधर साइन हो गया, फिर इधर से इधर कास, बड़ी की ओर जा रहे हैं हम, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कास, लंब बटे आधार टेन, और इनको पलटा देंगे तो कॉट सेक और कोसेक के फार्मूले बन गए। तो ऐसा याद रखेंगे तो बड़े आसानी से, और इसमें टाइम बर्बाद नहीं होगा। जिसकी भी जरूरत पड़ी, साइन थीटा लंब बटे आधार कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, इस लेवल पर आपको याद रखना है। तो कितने फार्मूले याद हो गए आपको, यहां पर 6 फार्मूले याद हो गए, और आगे तभी बढ़ना जब ये फार्मूले याद हो गए। अब अगले 6 फार्मूले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, अगले 6 फार्मूले आपको ये तो याद है, आपको ये सारी चीजें याद है, हाँ बिल्कुल याद है, ये सारे याद है। साइन कास टेन काट सेक कोसेक, आपको मालूम है कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो ना भाई कोसेक को। साइन थीटा बराबर से 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा। अरे साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो उल्टा कर दो ना, 1 के बटे में कर दिया मैंने। कास थीटा किसका उल्टा है, सेक का, तो 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा किसका उल्टा है, कास का, तो 1 बटे कास थीटा। ये किसका उल्टा है, कॉट थीटा का, और एक इसका उल्टा है टेन थीटा का। बस हो गए फार्मूले याद। ये 6 सूत्र फिर आ गए हमारे पास। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, साइन थीटा, एक तरफ से पढ़ रहा हूं मैं, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर से टेन थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबरी से टेन थीटा। इस सूत्र को याद करने में कुछ माथापच्ची करनी पड़ रही क्या, बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। मतलब हमें मालूम है ना भाई, साइन थीटा लगातार ही तो, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर से टेन थीटा, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये पहला सूत्र, और दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है, तो इसको पलटा दो तो कॉट थीटा बराबर से कास थीटा बटे साइन थीटा। तो ये दोनों सूत्र क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी हमें यहां पर याद हो गए। अब ये बने कैसे,
भाई ये जानना बेहद जरूरी है कि ये बने कैसे। तो आप देखिए, मैंने जब टेन थीटा का सूत्र बनाया तो क्या लिखा, टेन थीटा बराबर से साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन थीटा और कास थीटा का मान कितना है, तो इतना है। साइन थीटा और कास थीटा का मान कितना है, इतना है। देखिए, साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण, कास थीटा का मान है आधार बटे कर्ण। और आपको मैथ्स में मालूम है कि लंब बटे कर्ण, जो नीचे वाली राशि जब ऊपर जाती है तो पलटी खा जाती है, उल्टी हो जाएगी। देखना, कर्ण चला जाएगा ऊपर, आधार चला जाएगा नीचे। तो ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, लंब बटे आधार। क्या बन गया, लंब बटे आधार। तो ये देखिए टेन थीटा का सूत्र बन गया। अरे लंब बटे आधार किसका सूत्र है, लंब बटे आधार टेन थीटा का सूत्र है। तो यही तो कारण है कि टेन थीटा बराबर से साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। और कॉट थीटा टेन को पलटा देंगे तो कॉट थीटा होता है। तो बस इतने सूत्र याद कर लो, त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान। अगली क्लास आने से पहले आप इन सारे सूत्रों का रिवीजन कर लो। पहला काम क्या करना है, इसका क्रम याद रखना है, फिर उसके बाद में इसको याद रखना है उसी क्रम से। फिर उसके बाद में ये तो आसान है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, ये भी याद हो गए। और ऐसे टेन और कॉट के भी सूत्र है। तो इतने फार्मूले आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। और अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अब आप देखना कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। बस शर्त यह है कि इतने फार्मूले आपको याद रखना ही रखना है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।